मोबाइल, दोस्त या दुश्मन, रियल फैक्ट्स और रिसर्च के साथ हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सुबह की पहली चीज सूरज की रोशनी नहीं बल्कि मोबाइल की स्क्रीन होती है। यह बदलाव केवल जीवन शैली का नहीं बल्कि चेतना का है। मोबाइल, जो कभी एक साधारण संपर्क साधन था, अब हमारे विचार, व्यवहार और भावनाओं का हिस्सा बन चुका है। लेकिन यह जुड़ाव कितना स्वास्थ्यकारी है और कितना हानिकारक, यही इस अध्याय का मूल प्रश्न है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन एक व्यक्ति दिन में लगभग 4.7 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। यह आंकड़ा 2020 में 3.4 घंटे था, यानी सिर्फ 3 साल में यह लगभग 40% बढ़ चुका है। क्या यह सिर्फ समय की बर्बादी है? नहीं, यह चेतना, ध्यान और मानसिक ऊर्जा की भी चोरी है। मोबाइल अब सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं रहा, बल्कि यह मानसिक डोपामिन का स्रोत बन गया है। जब भी हम कोई नोटिफिकेशन देखते हैं, एक मैसेज आता है या कोई वीडियो लाइक होता है, हमारा दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस होती है। यही कारण है कि हम बार बार बिना जरूरत के भी फोन चेक करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक औसतन इंसान दिन में 96 बार अपना फोन अनलॉक करता है, यानी हर 10-15 मिनट में एक बार। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट बताती है कि मोबाइल की अधिकता से हमारा अटेंशन स्पैन, यानी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, 2000 में 12 सेकंड से घटकर अब केवल 8 सेकंड रह गई है, जो एक गोल्डफिश से भी कम है। सोचो, हम जानवरों से भी कम ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। रिश्तों पर भी इसका असर स्पष्ट है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार 60% युवा यह मानते हैं कि मोबाइल उनके पारिवारिक संबंधों में दूरी पैदा कर रहा है। डिनर टेबल, बर्थडे पार्टी या यात्रा, हर जगह मोबाइल ने संवाद को निगल लिया है। अब लोग सामने बैठे व्यक्ति से नहीं, बल्कि स्क्रीन पर दिख रहे किसी दूर के चेहरे से जुड़ने को प्राथमिकता देते हैं। और अगर बात करें बच्चों की, तो आंकड़े और भी डरावने हैं। WHO की गाइडलाइन के अनुसार 2 साल से छोटे बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखना चाहिए, लेकिन भारत में हर दूसरा बच्चा 1 साल की उम्र से पहले ही मोबाइल स्क्रीन से परिचित हो जाता है। यह उनके मस्तिष्क के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, नींद बिगाड़ता है और सीखने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालता है। तो सवाल उठता है, क्या यह मोबाइल वाकई दोस्त है? क्या जो चीज हमें अपनों से दूर कर दे, ध्यान भटका दे, नींद चुरा ले और सोचने की ताकत कम कर दे, वह दोस्त हो सकती है? दोस्त वह होता है जो हमारी भलाई चाहे, जो हमें बेहतर बनाए। लेकिन मोबाइल ने हमें बिजी बनाया है, बेहतर नहीं। यह हमें सूचना का भंडार देता है, लेकिन ज्ञान नहीं। यह हमें संपर्क देता है, लेकिन आत्मीयता नहीं। इसलिए यह अध्याय सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक आईना है जिसमें हम खुद को पहचान सकें। मोबाइल को दोष नहीं दिया जा सकता, दोष हमारी निर्भरता का है। सवाल यह नहीं है कि मोबाइल अच्छा है या बुरा, सवाल यह है कि हम उसके मालिक हैं या गुलाम। कैसे यह डिजिटल वायरस हमारे जीवन में घुसा? जब पहली बार मोबाइल आया था, तब वह एक क्रांति के रूप में देखा गया। कॉल करना, मैसेज भेजना, दुनिया से जुड़ना, ये सब सुविधाएं लगती थीं जैसे जादू। मोबाइल हमारे जीवन में एक सहायक के रूप में आया था। वह हमारी दूरियों को कम करने आया था। लेकिन धीरे धीरे यह सहायक एक आक्रामक वायरस में बदल गया और हमें इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। इस वायरस ने सीधा हमला नहीं किया, यह चुपचाप, धीरे धीरे, प्यार के नकाब में हमारे भीतर घुसा। जैसे ही स्मार्टफोन आया और इंटरनेट सस्ता हुआ, हम उसे छोड़ने के काबिल नहीं रहे। भारत में 2016 के बाद से इंटरनेट डेटा की कीमतों में 90% तक की गिरावट आई और इसी के साथ मोबाइल फोन आम आदमी का अभिन्न अंग बन गया। 2023 तक भारत में 22 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स थे, यानी हर दूसरा भारतीय मोबाइल की दुनिया में डूबा है। लेकिन इस प्रवेश की चाल बहुत होशियार थी। शुरुआत हुई सुविधा से, मैप्स, कैमरा, चैटिंग एप्स, बैंकों के ऐप, सब कुछ पॉकेट में आ गया। फिर आए सोशल मीडिया एप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, और यहीं से शुरू हुआ असली संक्रमण। अब यह सिर्फ एक फोन नहीं रहा, यह हमारी सोच, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने वाला उपकरण बन गया। एक अध्ययन बताता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वे इंसानों की साइकोलॉजिकल वीकनेस, यानी मन की कमजोरी, को पहचान कर उसे एक्सप्लॉइट करें।
इन ऐप्स का उद्देश्य होता है कि आप स्क्रीन से जितना ज्यादा चिपके रहें, उतना ही ज्यादा विज्ञापन दिखाए जा सकें और उतना ही ज्यादा पैसा कमाया जा सके। यानी एक ऐसा वायरस हमारे मन में प्रवेश कर गया जो हर बार हमें डोपामीन का इंजेक्शन देता है। जब कोई पोस्ट पर लाइक आता है, जब कोई स्टोरी व्यू करता है, जब कोई रील वायरल होती है, धीरे धीरे यह लत बन जाती है। अब इंसान अपने विचारों से नहीं, बल्कि स्क्रीन के फ्लिकरिंग नोटिफिकेशन से संचालित होने लगता है। तथ्यों के अनुसार स्टैटिस्टा 2023 की रिपोर्ट कहती है कि एक औसत भारतीय स्मार्टफोन यूजर दिन में 6 घंटे से अधिक मोबाइल इस्तेमाल करता है। 2021 में भारत में टिकटॉक बैन होने से पहले भारत में सबसे अधिक टिकटॉक यूजर्स थे, 200 मिलियन से अधिक। नेटफ्लिक्स ने बताया कि भारत में एक यूजर औसतन दिन में 2.5 घंटे केवल वीडियो स्ट्रीमिंग में बिताता है। इसका सबसे बड़ा असर पड़ा बच्चों और किशोरों पर। पढ़ाई के बहाने शुरू हुए मोबाइल का उपयोग अब उनके मानसिक विकास को कमजोर कर रहा है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने चेतावनी दी है कि अधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों में हाइपर एक्टिविटी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी और नींद की समस्या होती है। और यही वायरस अब इंसान के सामाजिक डीएनए को बदलने लगा है। पहले लोग त्योहारों पर मिलते थे, आज लोग व्हाट्सएप स्टिकर भेजकर संवेदनाएं पूरी कर लेते हैं। पहले दोस्ती आंखों में होती थी, अब फॉलोअर्स की संख्या में मापी जाती है। पहले प्यार गहराई से जुड़ता था, अब वो एक टैप में ब्लॉक हो जाता है। यह वायरस इंसान के भीतर घर कर चुका है। वह अब शरीर से नहीं, चेतना से जुड़ा है। यह हमें धीरे धीरे उस स्तर पर ले जा रहा है जहां हम इंसान कम, डाटाबेस्ड उपभोक्ता ज्यादा बनते जा रहे हैं। अब जरूरत है पहचानने की कि यह वायरस हमारे भीतर कैसे घुसा, कैसे जड़ें जमा लीं और कैसे हम उसे निकालकर बाहर फेंक सकते हैं। क्योंकि अगर अब भी नहीं जागे तो यह वायरस केवल हमारा समय ही नहीं, हमारे रिश्ते, मानसिक स्वास्थ्य और पहचान तक निगल जाएगा। शरीर पर पड़ने वाला असर, मोबाइल का मूक हमला। किसी वायरस की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वह धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करता है, और मोबाइल का असर भी कुछ ऐसा ही है। देखने में यह बस एक उपकरण है, लेकिन इसका उपयोग जब आदत बन जाता है, तब यह नींद, दृष्टि, रीढ़, हार्मोन और यहां तक कि दिमाग पर भी सीधा हमला करता है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग केवल आंखों को नहीं, पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, और वह भी हर उम्र के लोगों में। 1. आंखों पर असर, स्क्रीन की चकाचौंध से धुंधलापन। जब हम घंटों तक मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियां थकने लगती हैं। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। इसके लक्षण हैं आंखों में जलन, धुंधला दिखाई देना, सिरदर्द, रोशनी से चिढ़। 2022 की ऑल इंडिया ऑफ्थाल्मोलॉजिकल सोसाइटी की रिपोर्ट बताती है कि भारत के 70% स्मार्टफोन यूजर्स को आंखों से जुड़ी समस्याएं हैं, और इनमें सबसे बड़ी वजह मोबाइल स्क्रीन की लगातार रोशनी है। 2. गर्दन और पीठ की समस्याएं, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम। जब हम मोबाइल झुककर देखते हैं तो हमारी गर्दन पर लगभग 27 किलो तक का दबाव पड़ता है, जो कि एक छोटे बच्चे के वजन के बराबर होता है। इस स्थिति को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहा जाता है। फाइसाई, इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्थोपेडिक्स की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल यूजर्स में गर्दन और पीठ दर्द के मामले 4% तक बढ़ गए हैं, और यह समस्या अब केवल बूढ़ों में नहीं, 15-25 साल के युवाओं में सबसे अधिक है। 3. नींद की बर्बादी, मोबाइल और मेलाटोनिन का युद्ध। रात को सोने से पहले मोबाइल देखने की आदत हमारे शरीर में नींद को नियंत्रित करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन को बाधित कर देती है। ब्लू लाइट आंखों और दिमाग को जागने का संकेत देती है, जिससे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाती है। AIIMS दिल्ली की एक नींद से जुड़ी स्टडी के अनुसार जो लोग सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल चलाते हैं, उन्हें नींद आने में 50% ज्यादा समय लगता है, और उनकी नींद की गुणवत्ता 30% तक घट जाती है। 4. उंगलियों, कलाई और अंगूठे पर असर। लगातार स्क्रीन पर टाइप करना, स्क्रॉल करना और टैप करना हमारी उंगलियों की नसों और मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इससे टेक्स्टिंग थंब, कार्पल टनल सिंड्रोम और अंगुलियों में सूजन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऑर्थोपीडिक रिसर्च ग्रुप इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 18 से 35 वर्ष के युवाओं में
मोबाइल की वजह से कलाई और अंगूठे में दर्द के केस 40% तक बढ़े हैं। 5. रेडिएशन और कैंसर का खतरा। मोबाइल फोन आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन छोड़ते हैं। हालांकि इनका स्तर बहुत कम होता है, लेकिन यदि लंबे समय तक बहुत नजदीक से उपयोग किया जाए, जैसे तकिए के नीचे रखकर सोना, तो इसका प्रभाव नकारा नहीं जा सकता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस की श्रेणी में रखा है, यानी इससे कैंसर का खतरा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष: मोबाइल ने जीवन आसान बनाया, लेकिन हमने उसे इतना पास रख लिया कि वह हमारे शारीरिक तंत्र को ही तोड़ने लगा। ये चोटें दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे हमारी ऊर्जा, शरीर की क्षमता और स्वास्थ्य को खत्म कर देती है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि हम इस वायरस को केवल भावनात्मक या मानसिक बीमारी न मानें। यह एक शारीरिक रोग भी है, जो हमारी आंखों से लेकर रीढ़ तक को निगल रहा है। मोबाइल और अकेलापन, भीड़ में भी तन्हा कभी सोचा है? हम दिन भर हजारों लोगों से जुड़े रहते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं, व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर रिएक्शन पाते हैं। फिर भी रात होते होते मन इतना खाली क्यों लगता है? क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है, कुछ छूट रहा है? जवाब बहुत सीधा है। हम जुड़ तो गए हैं, लेकिन गहराई से नहीं। हम कनेक्टेड हैं, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड। मोबाइल ने हमें लोगों से जोड़ने का वादा किया था, लेकिन उसने हमें सिर्फ डिवाइस से जुड़े इंसानों तक सीमित कर दिया। अब हम सामने बैठे व्यक्ति से कम, स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति से ज्यादा जुड़े होते हैं। यही कारण है कि भीड़ में रहते हुए भी लोग अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। रियल फैक्ट: अकेलापन बढ़ रहा है। ग्लोबल वेब इंडेक्स की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि जेन जी और मिलेनियल्स 15-35 साल के युवा में सबसे बड़ी भावनात्मक समस्या लोनलीनेस यानी अकेलापन है। और इसके सबसे बड़े कारणों में से एक है स्मार्टफोन ओवरयूज। एक शोध में यह सामने आया कि जो लोग दिन में 5 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं, उनमें अकेलेपन और डिप्रेशन के लक्षण 3 गुना ज्यादा पाए जाते हैं उन लोगों की तुलना में जो सीमित समय स्क्रीन पर बिताते हैं। अकेलेपन की जड़: सतही जुड़ाव। हम अब ऐसे संबंधों की ओर बढ़ गए हैं जिनमें गहराई नहीं, बस दिखावा है। गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड हो जाते हैं, लेकिन असली बात कोई नहीं करता। किसी की आंखों में देखकर हाल पूछने की बजाय हम टाइप करते हैं कैसे हो, और जवाब आने से पहले अगली चैट पर चले जाते हैं। मोबाइल ने बातचीत को संवाद से बदलकर संदेश बना दिया है। अब हमें बात करने की आदत नहीं रही, हमें टाइपिंग की आदत हो गई है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 2022 में दुनिया भर में 280 मिलियन से अधिक लोग डिप्रेशन से ग्रसित थे, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या मोबाइल या सोशल मीडिया की लत से पीड़ित थी। मोबाइल के लगातार प्रयोग से डोपामिन इम्बैलेंस होता है, जिससे अस्थायी आनंद तो मिलता है, लेकिन धीरे धीरे मूड स्विंग्स, बेचैनी और उदासी स्थायी हो जाती है। रिश्तों में दूरी: घर में 4 लोग साथ बैठते हैं, लेकिन हर किसी के हाथ में एक मोबाइल होता है। कोई गेम में खोया है, कोई चैटिंग में। माता पिता और बच्चों के बीच संवाद 40% से ज्यादा घट चुका है। यह बात 2023 में इंडिया पेरेंटिंग सर्वे में सामने आई। इसका सीधा असर इमोशनल बॉन्डिंग पर पड़ता है। रिश्तों में आत्मीयता कम हो जाती है और व्यक्ति अकेला महसूस करने लगता है, भले ही वह अपनों के बीच हो। निष्कर्ष: मोबाइल ने हमें कनेक्टेड तो कर दिया, लेकिन उस कनेक्शन में संवेदना नहीं रही, गहराई नहीं रही, अपनापन नहीं रहा। हम अब बाहर से जितना व्यस्त दिखते हैं, अंदर से उतने ही खाली हो गए हैं। हमारी आंखें स्क्रीन से जुड़ी हैं, लेकिन दिल और आत्मा, वे अब भी किसी असल जुड़ाव की तलाश में हैं। मोबाइल एक ऐसा वायरस है जो धीरे धीरे हमारे भीतर की आवाज को खामोश कर रहा है, और जब भीतर की आवाज मर जाती है तो इंसान भीड़ में रहकर भी तन्हा हो जाता है। मोबाइल का असर बच्चों और युवाओं पर: आजकल बच्चे जन्म से पहले ही मोबाइल की दुनिया में आ जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं बच्चा रो रहा है, उसे फोन पकड़ा दो। खाना नहीं खा रहा, कार्टून ऑन कर दो। स्कूल जाने से मना कर रहा है, गेम खेलने दो। इसी तरह एक मासूम जीवन के हाथों में हम वो यंत्र पकड़ा देते हैं जो आगे चलकर उसका भविष्य, उसकी मानसिकता
और यहां तक कि उसका चरित्र भी बदल देता है। रियल फैक्ट 1। जन्म से पहले स्क्रीन की गिरफ्त में 2019 की इंडिया चाइल्ड मीडिया यूसेज रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2 साल से कम उम्र के 67% बच्चे किसी न किसी रूप में मोबाइल स्क्रीन से परिचित हो चुके होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्पष्ट कहा है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल, टैबलेट या टीवी स्क्रीन से पूरी तरह दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन आज वास्तविकता क्या है? कई बच्चे तो 1 साल के होते होते यूट्यूब चला लेते हैं और 2.5 साल का बच्चा रील्स स्क्रॉल कर रहा होता है। रियल फैक्ट 2। दिमाग का विकास रुक जाता है। शोध बताते हैं कि बचपन में अत्यधिक स्क्रीन टाइम से बच्चों के मस्तिष्क का फ्रंटल लोब, जो कि डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल और लैंग्वेज को संभालता है, कम विकसित होता है। सिंसिनेटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल मेडिकल सेंटर की MRI स्टडी 2020 बताती है कि जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम 1 घंटे से अधिक होता है, उनके दिमाग में व्हाइट मैटर, सीखने और बोलने से जुड़ा हिस्सा की ग्रोथ रुक जाती है। इसका मतलब यह है कि जो बच्चा मोबाइल में दिन भर व्यस्त है, वह धीरे धीरे कंसंट्रेशन खो देता है, बोलने में देरी होती है और समझने की शक्ति कमजोर हो जाती है। रियल फैक्ट 3। बच्चों का बचपन छीन रहा है। मोबाइल एक बच्चे का असली विकास खेलने, गिरने, दोस्त बनाने, दौड़ने और संवाद करने में होता है। लेकिन जब वह दिन भर मोबाइल पर बैठा हो तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, आंखें कमजोर होने लगती हैं और मन बेचैन। 2022 की इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स IAP की रिपोर्ट कहती है, 7 से 14 साल के 30% बच्चों को मोबाइल की लत है, जिनमें से 28% को अगर एक दिन भी मोबाइल न मिले तो चिड़चिड़ापन, बेचैनी और आक्रोश दिखाई देता है। रियल फैक्ट 4। युवा दिशाहीन हो रहे हैं। अब बात करते हैं युवाओं की, वो जो देश का भविष्य है, लेकिन अब रील्स, शॉर्ट्स और गेमिंग में इतना खो गए हैं कि उन्हें असली जीवन का रास्ता ही नहीं दिख रहा। एक सर्वे कंटार 2023 के अनुसार 18 से 25 वर्ष के 71% युवा दिन में औसतन 6.8 घंटे मोबाइल पर बिताते हैं, जिसमें से 3 घंटे केवल सोशल मीडिया पर होते हैं। इनमें से 42% को स्लीप डिसऑर्डर है, 36% को परफॉर्मेंस एंजाइटी, 22% को माइल्ड डिप्रेशन और 19% को सोशल विथड्रॉल सिंड्रोम, यानी अकेले रहना पसंद करना, लोगों से कटना। क्या यह वही युवा है जो कल समाज में लीडर बनेगा? रियल फैक्ट 5। मोबाइल और नैतिक पतन। मोबाइल का सबसे गहरा प्रभाव अब युवाओं के नैतिक मूल्यों पर दिखने लगा है। अश्लीलता, हिंसा, दिखावा और झूठी कंपैरिजन की दुनिया ने युवाओं के मन को इतना गंदा कर दिया है कि अब वह सच्चाई, धैर्य और उद्देश्य जैसे शब्दों से दूर हो गए हैं। 10 में से 6 युवा कहते हैं कि अगर मेरी रील्स पर लाइक नहीं आए तो मेरा मूड खराब हो जाता है, और 4 में से 1 युवा कहता है कि मैं खुद को दूसरों से कम समझता हूं क्योंकि मेरी फॉलोअर्स कम हैं। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन यही वह डिजिटल मानसिकता है जो आत्मविश्वास को खा रही है। अब युवा दूसरों को देखकर जी रहे हैं, खुद को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते। निष्कर्ष, मोबाइल बच्चों के बचपन को छीन रहा है, युवाओं के भविष्य को भटका रहा है। यह वायरस उनके दिमाग, शरीर, मन और आत्मा, चारों स्तरों पर हमला कर रहा है। आज अगर ये नहीं रोका गया तो कल समाज को चलाने वाले नेता, डॉक्टर, शिक्षक और कलाकार सभी मोबाइल की दुनिया के खोखले उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे। अब जरूरत है बड़ों की जागरूकता और अनुशासन की, ताकि हम मोबाइल को बच्चों और युवाओं के जीवन से बाहर नहीं, लेकिन संतुलन के साथ ला सकें। मोबाइल के लगाव से कैसे मुक्त हों? डिजिटल गुलामी से आत्म स्वतंत्रता की ओर मोबाइल अब सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह एक मानसिक आदत, एक भावनात्मक आश्रय और एक नशा बन चुका है। लेकिन हर आदत बदली जा सकती है, हर नशा छुड़ाया जा सकता है, अगर आप वास्तव में अंदर से जाग गए हों। मोबाइल से लगाव कोई एक दिन में नहीं होता, इसलिए उससे मुक्ति भी एक दिन में नहीं होगी। लेकिन जब आप यह जान जाते हैं कि यह आपको निगल रहा है, तब भीतर से एक नई ऊर्जा जागती है जो आपको रास्ता दिखाती है। 1. पहचानें कि आप बंदी हैं। कोई भी बदलाव तब तक नहीं होता जब तक आप स्वीकार न करें कि आप किसी समस्या में हैं। खुद से पूछो, क्या मैं हर 5-10 मिनट में फोन देखता हूं? क्या बिना वजह भी फोन स्क्रॉल करता हूं? क्या मैं रात में सोते वक्त या सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल उठाता हूं? अगर जवाब हां है, तो आप स्वतंत्र नहीं
बल्कि डिजिटल गुलामी में हैं। 2. डिजिटल डिटॉक्स की शुरुआत करें। डिजिटल डिटॉक्स यानी मोबाइल से धीरे धीरे दूरी बनाना, न कि अचानक त्याग देना। शुरुआत करें सोने से 1 घंटा पहले और उठने के 1 घंटा बाद फोन न छूने से। खाने के समय, बात करते हुए या किसी के साथ होते वक्त मोबाइल को दूर रखने से। हर दिन 1 घंटा नो मोबाइल जोन तय करें, चाहे वह सुबह का समय हो या शाम का। विश्व की सबसे सफल कंपनियों के सीईओ भी दिन में 1-2 घंटा बिना फोन के रहते हैं, ताकि मन स्पष्ट और शक्तिशाली बना रहे। 3. मोबाइल का स्थान बदलो। जहां फोन रहता है वहीं ध्यान चला जाता है। इसलिए फोन को तकिए के नीचे से हटाकर टेबल पर रखो। सोते वक्त उसे साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखो। पढ़ाई या काम के समय उसे किसी दूसरे कमरे में रखो। छोटा बदलाव लेकिन बड़ा असर। 4. स्क्रीन टाइम ट्रैक करो। आज हर मोबाइल में स्क्रीन टाइम ट्रैक करने की सुविधा है। हर दिन देखो कि आपने कितना समय सोशल मीडिया, गेम्स, यूट्यूब आदि में बिताया। फिर तय करो, क्या ये वक्त तुम खुद में निवेश करते तो बेहतर नहीं होता? सिर्फ 2 घंटे रोज मोबाइल में कम करने से साल भर में 730 घंटे यानी लगभग 1 महीने का समय आप फालतू स्क्रॉल से बचा सकते हैं। 5. मोबाइल के विकल्प पैदा करो। आप जब भी बोर होते हो, फोन उठाते हो, तो अब उसके बजाय विकल्प रखो। ध्यान, मेडिटेशन, वॉक पर जाना, किसी से असली संवाद करना, किताब पढ़ना, संगीत सुनना, बिना स्क्रीन देखे। जब तक विकल्प नहीं होगा, आदत नहीं छूटेगी। शेख, सोशल मीडिया को सीमित करो। जरूरी नहीं कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो, लेकिन यह जरूरी है कि आप कब और कितना उपयोग करते हो, ये आप तय करो, वो नहीं। दिन में केवल 2 बार चेक करो। सुबह और शाम सभी नोटिफिकेशन बंद कर दो। सिर्फ वही ऐप्स रखो जो जरूरी हो, बाकी डिलीट कर दो। 7. डिजिटल उपवास, मोबाइल व्रत रखो। हर सप्ताह 1 दिन मोबाइल उपवास रखो। जैसे रविवार को पूरी तरह से फोन से दूर रहो, न चैट, न सोशल मीडिया, न वीडियो। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन 3-4 हफ्तों में यह एक आत्मिक शक्ति बन जाएगा। यही वह वक्त होता है जब आप खुद से जुड़ते हो, अपने विचारों, सपनों और आत्मा की आवाज को सुनते हो। निष्कर्ष, मोबाइल को छोड़ना नहीं है, उससे ऊपर उठना है। मोबाइल को सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। उसे पकड़ो तब जब जरूरत हो, लेकिन वह तुम्हें ना पकड़े। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है ध्यान और दिशा, और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग दोनों को चुरा लेता है। याद रखो, जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह किसी भी तकनीक से शांति नहीं पा सकता। मोबाइल को सेवक बनाओ, स्वामी नहीं। स्मार्ट उपयोग की कला। मोबाइल हमारे जीवन में एक तेज घोड़े की तरह है। अगर आप उसके सवार हो तो वो आपको तेजी से आगे ले जा सकता है, लेकिन अगर वो आपको खींचने लगे तो आप बस धूल खाते रह जाओगे। यही फर्क है मोबाइल के सेवक और स्वामी बनने में। तकनीक को छोड़ना समाधान नहीं है, लेकिन तकनीक को नियंत्रित करना ही असली मोक्ष है। आज जरूरत है मोबाइल से भागने की नहीं, बल्कि उसे इस तरह से चलाने की कि वह हमारे जीवन को उन्नत करे, नष्ट नहीं। 1. मोबाइल को टूल की तरह ट्रीट करो, टाइम पास की तरह नहीं। जब भी फोन उठाओ, पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसे किसी उद्देश्य के लिए खोल रहा हूं या सिर्फ आदतन? मोबाइल पर टाइम पास करने की आदत वही है जैसे कोई चाकू रोटी काटने की बजाय उंगलियां काटने लगे। अगर मोबाइल टूल है तो उसे तभी उठाओ जब जरूरत हो, और पूरा होते ही बंद कर दो। 2. होम स्क्रीन को ध्यानपूर्वक डिजाइन करो। मोबाइल की होम स्क्रीन ही वो जगह है जहां से ध्यान भटकता है। सोशल मीडिया, गेम्स और मनोरंजन ऐप्स को पहले पेज से हटा दो। पहले पेज पर केवल जरूरी ऐप्स जैसे नोट्स, कैलेंडर, हेल्थ ऐप रखो। हर हफ्ते होम स्क्रीन की सफाई करो, जैसे मन की सफाई। एक स्टडी के अनुसार जो लोग होम स्क्रीन को इंटेंशनल, सोच समझकर डिजाइन करते हैं, वे रोज 1.5 घंटे कम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। 3. नियम बनाओ और पालन करो। मोबाइल को लेकर अपने जीवन में स्पष्ट नियम बनाओ। भोजन के समय नो मोबाइल, बिस्तर पर मोबाइल निषेध, 1 दिन ईच 1 घंटा मोबाइल मुक्त समय। कोई भी ऐप सिर्फ तय समय पर। यदि आप खुद से वादा नहीं निभा सकते तो तकनीक से क्या उम्मीद करोगे? 4. डिजिटल हेल्थ टूल्स का उपयोग करो। आज हर फोन में स्क्रीन टाइम, फोकस मोड, ऐप लिमिट्स जैसे टूल्स हैं। इन्हें ऑन करो। यूट्यूब का टाइम लिमिट सेट करो, 20-30 मिनट दिन। इंस्टाग्राम रील्स को डेली रिमाइंडर पर रखो।
फोकस मोड को एक्टिवेट करके डिस्ट्रैक्शन रोको। मोबाइल को तुम्हारी जरूरत पर आधारित होना चाहिए, न कि उसकी एल्गोरिदम पर। 5. संपर्क बढ़ाओ, स्क्रॉलिंग घटाओ। हर दिन एक ऐसा काम करो जिसमें सच में किसी इंसान से जुड़ो। किसी पुराने दोस्त को कॉल करो, परिवार के साथ बैठकर बात करो, किसी को चिट्ठी या नोट लिखो। जब संबंध गहरे होते हैं तब मोबाइल की डिपेंडेंसी अपने आप घटती है। 6. मोबाइल का उपयोग विकास में करो, विनाश में नहीं। मोबाइल ज्ञान का खजाना भी है। सवाल है, तुम उस खजाने तक जा रहे हो या सिर्फ झूठे तमाशों में खोए हो? यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस, कोर्सेज, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, पॉडकास्ट सुनो जो मन, शरीर और आत्मा को मजबूत करें। नोट्स में जर्नलिंग करो, अपने विचारों को रिकॉर्ड करो। मीडिएशन या ब्रेथ ट्रैकिंग ऐप्स का उपयोग करो। मोबाइल तुम्हें नशे में भी ले जा सकता है और ध्यान में भी। चुनाव तुम्हारा है। निष्कर्ष, मोबाइल से भागने की जरूरत नहीं, उसे साधने की जरूरत है। अगर वह तुम्हारा सेवक बन गया तो यह यंत्र ज्ञान, शक्ति और आनंद का स्रोत बन सकता है। लेकिन अगर वह तुम्हारा स्वामी बन गया तो वह तुम्हें धीरे धीरे मिटा देगा। याद रखो, जो व्यक्ति अपने उपकरणों पर नियंत्रण नहीं रखता वह कभी स्वयं पर भी शासन नहीं कर सकता। मोबाइल को जगह दो, लेकिन सिर्फ वहां जहां वह तुम्हारी आत्मा की आवाज को दबाने न लगे।